स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे एसएस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1757 एडी टू 1857 एडी के बारे में। तो प्लेसी के बैटल के बाद ब्रिटिश ने मीर जफर को हटा दिया और मीर कासिम को नवाब बनाया, लेकिन मीर कासिम ने बंगाल में टैक्स फ्री प्राइवेट ट्रेड को अपोज किया, जिसकी वजह से ब्रिटिश ने उनके खिलाफ वॉर किया। फिर ब्रिटिश ने बैटल ऑफ बक्सर जीती। इसके बाद क्लाइव ने नवाब ऑफ अवध और मुगल एम्परर के साथ ट्रीटी साइन की। ट्रीटी के मुताबिक नवाब ऑफ अवध ने कंपनी को ₹50 लाख और मुगल एम्परर शाह आलम II को ₹26 लाख हर साल देने का एग्रीमेंट किया। अगस्त 12, 1765 को मुगल एम्परर ने बंगाल के सिविल पावर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1772 एडी में बंगाल में एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इस सिस्टम में इजारेदारास को लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। हाईएस्ट बिडर को रेवेन्यू कलेक्ट करने का मोनोपोली मिलता है। ये सिस्टम फार्मिंग सिस्टम के नाम से जाना गया था। इजारेदास का मेन फोकस था ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट करना। इस वजह से पेसेंट्स को एक्सप्लॉइट किया गया। जब ये अनबियरेबल हुआ, रिफॉर्म्स लाए गए और कॉर्नवेल्स को गवर्नर जनरल बनाया गया। परमानेंट सेटलमेंट 1793 एडी। कॉर्नवेल्स के टाइम पे परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ। फर्स्ट, लैंडलॉर्ड को लैंड और लैंड रेवेन्यू का राइट दिया गया। सेकंड, लैंडलॉर्ड को 9/10 रेवेन्यू गवर्नमेंट को देना होता और 1/10 अपने लिए रखना होता था। इस मेथड ने फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया बिकॉज फिक्स्ड रेवेन्यू लैंडलॉर्ड को देना पड़ता था, चाहे उनका क्रॉप फेल हो या ना हो। लैंडलॉर्ड ने फार्मर्स को ऑप्रेस किया और बंगाल, जो पहले अन्न भंडार कहलाता था, इम्प्रोवाइज्ड बन गया। सो स्टूडेंट्स, ये था ब्रिटिश रूल का इम्पोर्टेंट चैप्टर जो इंडिया के रेवेन्यू सिस्टम को बदल के रखा और बंगाल में काफी अपराइजिंग्स का रीजन बना। अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश रूल के लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में। सेकंड सिस्टम था रॉयटवारी सिस्टम 1820 एडी में। ठीक है, अर्ली 19th सेंचुरी में मुंबई और मद्रास यानी कि चेन्नई प्रोविंस में रॉयटवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। इस सिस्टम को थॉमस मुनरो ने इंट्रोड्यूस किया, जो उस टाइम गवर्नर ऑफ मद्रास थे। इस सिस्टम में फार्मर को लैंड का ओनर बनाया गया, लेकिन फार्मर को डायरेक्टली गवर्नमेंट को लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था। प्रॉब्लम्स क्या थी? एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू, बहुत ज्यादा लैंड रेवेन्यू था। गवर्नमेंट जब चाहे तब रेवेन्यू इंक्रीज कर सकती थी। ऑलरेडी फार्मर्स जो थे 9/10 दे रहे थे, मतलब 10 में से 9 हिस्सा तो वो ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे रहे थे, और उसके ऊपर भी अभी भी ये था कि वो कभी भी अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट कभी भी उनके ऊपर रेवेन्यू इंक्रीज कर सकती है। थर्ड प्रॉब्लम क्या थी? चाहे क्रॉप फेल हो या डिस्ट्रॉय हो, फार्मर को रेवेन्यू देनी ही पड़ती थी। इस वजह से फार्मर्स को ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता था। थर्ड था महालवारी सिस्टम 1822 एडी में। महालवारी सिस्टम को हॉल्ट मैकेंजी ने इंट्रोड्यूस किया। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस और कुछ सेंट्रल इंडिया के रीजन में इस सिस्टम में एक महल यानी कि विलेज या विलेज का एक ग्रुप को रेवेन्यू यूनिट माना गया। रेवेन्यू विलेज के हेडमैन यानी कि मुखिया कलेक्ट करता और गवर्नमेंट को देता। ये सिस्टम भी फार्मर्स के लिए बर्डन बन गया था, क्योंकि रेवेन्यू विलेज के टोटल प्रोड्यूस के हिसाब से डिसाइड होता था। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश लैंड पॉलिसीज। ब्रिटिश ने ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम को बदल दिया। इससे इंडियन विलेजेस की स्टेबिलिटी, ऑटोनॉमी और कंटिन्यूटी टूट गई। 1765 एडी में बंगाल का सिविल पावर ब्रिटिश के पास आने के बाद उन्होंने बंगाल के एनुअल फार्म यील्ड का रिकॉर्ड बनाना शुरू किया। बंगाल के फार्म प्रोडक्ट्स यूरोप एक्सपोर्ट के लिए यूज होते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव था इंडिया के वो आइटम्स प्रोश्योर करना जो यूरोप में डिमांड में थे। मेजर एक्सपोर्ट्स कॉटन, रॉ सिल्क, ओपियम,
पेपर, इंडिगो कंपनी ने एग्रीकल्चर को अपने मोनोपोली के कंट्रोल में लेने की कोशिश की और फार्मर्स हेवीली एक्सप्लॉइट हुए। कौन से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं और क्यों, क्या आप ये जानते हैं? तो अब हम वही चीजें डिस्कस करेंगे जो यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ करती थी। तो सबसे पहला था रॉ सिल्क। 18th सेंचुरी में रॉ सिल्क का एक्सपोर्ट इंग्लैंड को स्पेन और इटली से होता था। अगर बंगाल का सिल्क इंग्लैंड पहुंचता तो ब्रिटेन को स्पेन और इटली पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश ने इंडिया से सिल्क एक्सपोर्ट पर अपना कंट्रोल जमा लिया और इसके लिए फार्मर्स को ऑप्रेस भी किया गया। इंडिगो प्रोडक्शन जो सेकंड था। इंडिगो एक ऐसा सब्सटेंस था जो डाइंग के लिए यूज होता था। इंडिगो का ब्लू कलर कॉटन क्लॉथ पर चमकता था और यूरोपियन कंट्रीज में डिमांड में था। 1790 के बाद कैरेबियन कंट्रीज से इंडिगो आना कम हो गया, इसीलिए ब्रिटिश ने इंडिया में इंडिगो प्रोडक्शन इंक्रीज किया। अब यहाँ पे दो इंडिगो प्रोडक्शन सिस्टम हुआ करती थी, एक तो था निज सिस्टम और दूसरा था रयाती सिस्टम। तो निज सिस्टम जो था उसमें क्या होता था, मैन्युफैक्चरर्स अपने खुद के प्लॉग और टूल्स यूज करके इंडिगो कल्टीवेट करवाता। सेकंड जो था रियाती सिस्टम, उसमें फार्मर अपनी लैंड पर इंडिगो ग्रो करता और जब रेडी होता तो मैन्युफैक्चरर को फिक्स्ड प्राइस पर सेल करता। फार्मर को ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया, मैन्युफैक्चरर उन्हें लोन देता और लो प्राइस फिक्स करता। अगर फार्मर रिफ्यूज करते तो उसके क्रॉप्स डिस्ट्रॉय कर दी जाती। इस ऑपरेशन के अगेंस्ट फार्मर्स ने इंडिगो रियोट्स 1859 से लेके 60 एडी किया। फिर थर्ड जो है वो है कॉटन, कॉमर्शियल क्रॉप है। इंडिगो के साथ साथ कॉटन भी ब्रिटिश पीरियड का इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप था। ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके मर्चेंट्स ने इंडिया और चाइना के कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन्स पर कंट्रोल जमा लिया। फार्मर्स को मार्केट के प्राइस से कम रेट पर कॉटन बेचने के लिए मजबूर किया गया। रिजल्ट क्या निकला, फार्मर्स रुइन हो गए और ट्रेडर्स ने ह्यूज प्रॉफिट कमाया। कुछ अदर कैश क्रॉप्स भी मैं आपको बता दूं, जैसे कि सुगर केन है, टी है, ओपियम है, पेपर है, इंपॉर्टेंट क्रॉप है। ब्रिटिश ने अपना पॉलिटिकल पावर मिसयूज किया और क्रॉप को लो प्राइस पर बाय किया। फार्मर्स डेप्टर बन गए और लैंडलेस फार्म लेबरर्स में बदल गए। अब यहाँ पे ट्राइब्स की क्या कंडीशन हो गई थी, कंडीशन ऑफ ट्राइब्स इन 19th सेंचुरी। ब्रिटिश कॉमर्शियल एक्सप्लोरेशन पॉलिसीज की वजह से ट्राइबल और पीसेंट्स ने रिवॉल्ट किया। ट्राइबल ग्रुप खॉन्स, सांथल्स, मुंडास, कोयास, कॉल्स, गॉन्ड्स, भील्स एक्सेट्रा। अब बात करते हैं सांथल्स की, जो सिल्क वॉर्म रेयर करते थे। मुंडास जो थे वो हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे, छोटा नागपुर से वो लोग थे। खॉन्स फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदर करते थे। वन गुर्जर काउज एंड बफेलोज रियर करते थे पंजाब में। गधीज एंड बकरवाल्स शिप एंड गोट्स रियर करते थे कुल्लू कश्मीर में। अब हम देखेंगे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल फार्मिंग। ट्राइबल्स जैसे सांथल्स, गॉन्ड्स और मुंडा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे। फॉरेस्ट का कुछ एरिया क्लियर करके वहां फार्मिंग करते और फिर अगली सीजन में नए एरिया पर शिफ्ट हो जाते। लेटर उन्होंने सस्टेनेबल फार्मिंग अडॉप्ट की और अपने लैंड पर परमानेंट राइट्स लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्राइबल प्रोग्रेस का डर था, इसीलिए उन्होंने ट्राइबल चीफ्स के राइट्स क्रूटेल किए। आदिवासी रिवॉल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सप्लोरेशन के बारे में मैं आपको बताऊं तो 1831 से लेके 32 एडी यानी कि कॉल आदिवासी रिवॉल्ट हुआ। 1855 एडी में सांथल रिवॉल्ट हुआ। 1910 एडी में रिवॉल्ट इन बासीर छत्तीसगढ़ हुआ। 1940 एडी में वारली रिवॉल्ट इन महाराष्ट्र हुआ। खोया मूवमेंट के बारे में बात करें जो 1879 से लेके 89 एडी में हुआ। ईस्ट गोदावरी यानी कि आंध्र प्रदेश रीजन में खोया ट्राइब ने ब्रिटिश के अगेंस्ट फॉरेस्ट राइट के लिए रिवॉल्ट किया। ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश के रीजन में
खोया ट्राइब ने ब्रिटिश के अगेंस्ट फॉरेस्ट राइट्स के लिए रिवॉल्ट किया। लीडर कोंडाडोरा, जिसे हम किंग ऑफ मालकनगिरी भी कहते हैं, मूवमेंट फेल हुआ बिकॉज ऑफ कोंडाडोराज डेथ इन क्लैश विथ पुलिस। बिरसा मुंडा 1875 से लेके 1900 में आए। Born on November 15, 1875 AD. Childhood spent grazing sheep and goats. उन्होंने अपना बचपन कैसे निकाला? तो शिप्स और गोट्स को चारा देते हुए और खिलाते पिलाते हुए निकाला। वर्कड विथ वैष्णव प्रीचर्स फॉर ट्राइबल अपलिफ्टमेंट। उलगुलन मूवमेंट 1895। बिरसा मुंडा ने ट्राइबल लैंड और फॉरेस्ट राइट्स के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया। उसका इम्पैक्ट क्या आया? 400 स्क्वायर माइल्स छोटा नागपुर रीजन में स्प्रेड हुआ। रिजल्ट क्या निकला? ट्राइबल लैंड को लैंडलॉर्ड्स और मनी लीडर्स से रिक्लेम करने का एफर्ट था। बिरसा मुंडा को धरती अब्बा कहते हैं क्योंकि उन्होंने ट्राइबल से लैंड राइट के लिए अपनी जान दी। अब हम पढ़ेंगे बिरसा मुंडा और उनके मूवमेंट के बारे में। बिरसा मुंडा मूवमेंट 1895 एडी में हुआ। बिरसा मुंडा ने ट्राइबल कम्युनिटीज को जागरूक करने के लिए एक मास मूवमेंट शुरू किया। उसका की मैसेज ये था कि अल्कोहल पीना बंद करो, विचक्राफ्ट पर विश्वास ना करो, अपने ग्लोरियस पास्ट को याद करो और एक जगह रुक कर खेती करो। ट्राइब्स ने मुंडा राज एस्टेब्लिश करना चाहा। बिरसा मुंडा के लीडरशिप में ब्रिटिश अथॉरिटीज बिरसा से डर गए और 1895 में उन्हें अरेस्ट करके जेल भेज दिया। एक्सप्लॉइटर्स अंदर के और यूरोपियंस के खिलाफ कम्युनिटी को फ्री करवाना, मुंडास को टायरेनी के अगेंस्ट इनविंसिबल बनाना। वुमेन भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी। मूवमेंट में कभी कभी वायलेंस हुआ, लेकिन हेटर्स का लेवल लो था और डेवलपमेंट का फोकस हाई था। 1897 में बिरसा को जेल से रिलीज किया गया और उन्होंने फिर से बिरसा राज और अवेयरनेस मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाया। उनकी डेथ 1900 एडी में हुई। इम्पैक्ट: बिरसा के बाद मूवमेंट स्लो हो गया और बिरसा ने अपनी एम्पायर एक्सपांड कर ली। बिरसा मुंडा का सपना था अपनी कम्युनिटी का ट्रेनी से फ्री करना, इसीलिए उन्हें धरती अब्बा कहा गया था। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 यहीं पे खत्म होता है।